जो कोई भी बड़ा फैसला लिया जाए तो कम से कम उसकी सलाह एक बार अवश्य मांग ली जाए। इसके पश्चात उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया कार्य भी उसे स्वीकार होता है। बस शर्त है कि उसे इस विषय में जानकारी हो, तब फिर बात तो अपने पति को बांटने की है। तब क्यों महत्वपूर्ण नहीं समझ गया कि उसे जानकारी दी जाए। उसकी मांग में भर सिंदूर, गले में पहना गया मंगलसूत्र और पैरों की बिछा के साक्षी उसके और आलोक जी के माता पिता सहित उसका संपूर्ण समाज, जिसे आलोक जी ठुकरा नहीं सकते। बाकी दो विवाहों की जानकारी न तो आलोक जी के माता पिता या उस समाज को है और न ही उनकी पहली पत्नी को। तब फिर दोनों बाद में आए पत्नियों के मांग में भरे जाने वाले सिंदूर को भला सच कैसे माना जा सकता है। वह तो एक अधूरे सच अर्थात मिथ्या सिंदूर के रूप में माना जाएगा, क्योंकि यह अधिकार तो पूर्व से ही उनकी पहली पत्नी सरला को प्राप्त है। शेष दोनों तो समझौते के तौर पर सब कुछ ज्ञात होते हुए भी बिना बताए चोरी छुपे आज तक उन आलोक जी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती आए हैं, जिन पर वास्तव में उनका हक था ही नहीं। अर्थात वह सिंदूर सत्य नहीं हो सकता और मिथ्या और बनावटी सिंदूर के साथ उनकी पहली पत्नी सरला बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। न्यायालय में रखे हुए गए सभी पक्ष भले ही वंशिका और नियति के पक्ष में हो, लेकिन न्यायालय भली भांति सरला की चालाकी को जानती है, क्योंकि किसी भी न्यायालय में प्रथम पत्नी के जीवित रहते बिना किसी दोष, तलाक या उसकी मृत्यु के दूसरे विवाह के लिए स्वीकृति नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ तो सरला एक संस्कारी बहू, माता पिता, सास ससुर और संपूर्ण परिवार का ख्याल रखने वाली सबकी चहेती बहू है। समाज में भी उसे बड़े सम्मान के साथ देखा जा सकता है और न ही उसने कोई सहमति या तलाक की बात आज तक कही। तब फिर भला दूसरे या तीसरे विवाह को जायज कैसे माना जा सकता है। मात्र न्यायालय में सबूत पेश कर देने और अधिकार मांगने से किसी दूसरे का अधिकार छीन कर दिया जाना तो संभव नहीं। तब फिर भला ऐसी स्थिति में फैसला लेने वालों के मन में भी कभी क्रोध तो कभी दया के भाव जागते हैं। क्रोध इसलिए क्योंकि सरला जैसी सुंदर और सुशील बहू के साथ धोखा किया गया, और दया इसलिए क्योंकि चाहकर भी इन दोनों, नियति और वंशिका के पक्ष में भी निर्णय दे पाना संभव नहीं। और तो और अभी तक भले ही सरला ने कोई भी न्यायपालिका में कार्रवाई नहीं की है, सब कुछ जान लेने के पश्चात भी, लेकिन इसका आशय ये भी नहीं है कि उसने लिखित या मौखिक स्वीकृति प्रदान कर दी और स्वयं वंशिका ने अपने ही तरफ से खुद सरला और नियति का नाम अपने पक्ष में डाल रखा है, जिसमें उसने खुद स्वीकार किया है कि आलोक की पूर्व से ही शादीशुदा था। ये जानते हुए भी उसने आलोक को पति रूप में चुना और आलोक खुद भी यह जानता था, लेकिन तब भी उसने अपनी पत्नी को जानकारी नहीं दी और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता रहा। अदालत के पास पिछले 10 सालों से तीनों पत्नियों के साथ मधुर संबंध के सबूत नहीं होते तो आलोक को ही दोषी ठहराकर कब का जेल में डाल दिया होता। वही आलोक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ जिम्मेदार पति के रूप में भी अपनी सभी जिम्मेदारियां को पूरी करता रहा। फिर उसे 100% दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि वास्तव में विपरीत परिस्थितियों में ही उसने तीनों ही विवाह किए थे। इस विपरीत परिस्थिति में न्यायालय के लिए कोई भी निर्णय ले पाना संभव नहीं था। तब एक विशेष बेंच ने किसी भी तर्क पर पहुंचने से पहले आलोक और उसके परिवार की संपूर्ण जानकारी के साथ आलोक का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना अनिवार्य समझा, क्योंकि यदि सही मायने में देखा जाए तो आलोक इस विषय में दोषी माना जाएगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना रही हो। अपनी पहली पत्नी को बिना बताए दूसरा और तीसरा विवाह कर लेना कानूनन जुर्म ही है, लेकिन यदि शेष दोनों पत्नियों के कहे अनुसार जो तर्क दिए जा रहे थे, उस परिस्थिति में आलोक को पूर्ण रूप से दोषी ठहरा पाना उचित भी जान नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पृष्ठभूमि में परिस्थितियां ही ऐसी अंकित की गई। एक तरफ केस तूल पकड़ते जा रहा था और दूसरी ओर शेयर मार्केट में सरगर्मी का माहौल जबरन ही इस मामले में स्थानीय सरकार का हस्तक्षेप करने को विवश कर रहा था, क्योंकि शहर की आधे से ज्यादा आबादी आलोक इंटरप्राइजेज में काम करने वाली थी। ऐसी स्थिति में यदि आलोक इंटरप्राइजेज को तिल मात्र ही क्षति पहुंचती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव उसके कामगारों पर पड़ेगा, और जब आम जनता का भविष्य खतरे में हो तब भला राजनीतिक दल सुरक्षित कैसे हो सकता है। साथ ही साथ हर राजनीतिक दल के प्रमुख नेता कहीं ना कहीं आलोक जी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ही था, चाहे फिर वह डोनेशन के रूप में हो या कामगारों के हितों को लेकर। तब ऐसी परिस्थिति में आलोक जी को पूर्ण सपोर्ट मिलना जायज भी था और अनिवार्य भी, इसलिए हर अखबार का पहला पन्ना चिक चिक कर आलोक जी के पक्ष में निर्णय चाहता था। उस शहर का अधिकांश जनमत आलोक और वंशिका के साथ, लेकिन न्यायपालिका सिर्फ जनमत के आधार पर अपना निर्णय नहीं लेती। जब तक धरातल पर पहुंच कोई भी केस सही साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाता, उस पर निर्णय ले पाना संभव नहीं। फिर यहाँ तो स्पष्ट है कि निर्णय किसी भी परिस्थिति में वंशिका और नियति के पक्ष में तब तक नहीं हो सकता
जब तक कि सरला स्वयं आगे बढ़कर अपनी लिखित अनुमति प्रदान नहीं करती। ये लगभग असंभव होने सा था। तब इस परिस्थिति में एक बेंच कमेटी का गठन कर सुनवाई के साथ एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, ताकि अनावश्यक रूप से कोर्ट का समय बर्बाद न हो। यह फैसला था ही ऐसा कि यदि निर्णय जनमत के आधार पर सुनाया जाएगा, तब निश्चित तौर पर कानून में परिवर्तन अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए एक कमेटी की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा पेश की जाने वाली दलीलें और सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी, क्योंकि कानून में नया परिवर्तन लाना या कोई ऐसा निर्णय दिया जाना जिसको आधार बना भविष्य में यदि कोई केस लड़ा जाए तब किसी के हितों की हानि ना हो, ये भी ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। तब कमेटी ने किसी के भी व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसके परिवार से मिलने की राय प्रकट कर यह अधिकार मांगा कि वह इस दौरान किसी भी प्रकार की इंक्वायरी, सर्च वारंट इशू करने की आज़ादी और किसी भी समय कभी भी कहीं भी एक जनसभा आयोजित कर सवे रिपोर्ट एकत्रीकरण के उद्देश्य से मीडिया, न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करने के लिए